ए प्लस बी डेल्टा जेड बाई जेड, और बताओ डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बताओ इसमें कौन सा सही है? मैं एक बात बता, हाँ मुझे कोई मैनू यही उम्मीद सी भी तुसी फर्स्ट बोलोगे गलत है। पता है कि ये ना एक रेगुलर सा होता है भी, बच्चा ये गलती कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, ये तब होता है जब z a इंटू बी होगा जहाँ a डिवाइड बाई बी होगा। प्लस में रिजल्ट क्या होता है, देखो z की जगह आप डेल्टा z डालेंगे तो डेल्टा z आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी। एक्चुअल में रिलेटिव एरर निकलती नहीं है प्लस में, तो रिलेटिव एरर निकालनी तो ऐसी होती है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। 99.9% बच्चे इसका आंसर यही बोलते हैं, बेटा ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर निकलती है। प्लस में तो इसको एरर फॉर्म में लिखोगे ऐसे आएगा, फिर रिलेटिव एरर निकालनी, फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। वो जान के अलग अलग लिख देते हैं, डेल्टा ए को ए प्लस बी डेल्टा बी को ए प्लस बी। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको मुझे लगता है। मैं सिर्फ गलती बताने जा रहा हूँ जो गलतियां होती हैं। अभी ये कई बार ये डाल देते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, तो इसमें एरर का फॉर्म है तो बड़ा सिंपल सा है, और उन्होंने आर में एरर पूछनी है तो सीपी 2 प्लस माइनस 0.2 ये कर लोगे, मुझे लगता नहीं गलत करोगे। 1 प्लस माइनस 0.1, तो आर की अगर परसेंटेज एरर निकालनी है, पहले तो आप इसकी जो एरर निकालोगे डेल्टा आर आएगी। अभी ये माइनस एच है प्लस है, इसको क्या लिखोगे, सीपी प्लस सीवी अपॉन क्या लिखे बोलो नीचे, सीपी माइनस सीवी। क्या करी जा रहे हो, ये डिमेंशन ही भूल गए सारे। अरे ये माइनस है ना, इसका डेल्टा आर तो यही होगा ना, सीपी प्लस सीवी। एरर में माइनस तो कभी होता ही नहीं, यानी ये आएगा, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आर आ जाएगा, नीचे आएगा सीपी माइनस सीवी। मेन टर्म तो प्लस में आया तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो डेल्टा सीपी डेल्टा सीवी ये 0.2 प्लस 0.1 0.3 हो गया, लेकिन सीपी माइनस सीवी ये 1 आ गया, तो डेल्टा आर आप बाय आर आपका इतना आएगा। दिस इज द आंसर। परसेंटेज एरर निकालोगे तो इनटू 100 कर दोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज होगे तो काम खराब हो जाएगा। चलो अब देखते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत कराया हुआ है, मोशन इन प्लेन में 4 क्वेश्चन है, 4 या 5 जो जनरली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। यार ये ना बच्चों वाला क्वेश्चन है, जब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है सीधे लिख लेना है इसको, ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर याद कर लो, ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये फॉर्मूला है इसका। ए डॉट बी, जो भी ए डॉट बी होगा। अब अभी पता है बच्चे कितने महान आत्माएं हैं, उनको यही कंफ्यूजन हो जाता है अभी करना कैसे है सर, ये लिख तो दिया। अच्छा ए डॉट बी बताओ कितना हुआ, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा -4 यानी 2 -4। ए डॉट बी इतना हो गया, आई को आई से, जे को जे से। बी वेक्टर कितना, आई कैप माइनस जे कैप, इसको ऐसे ही डाल दो वेक्टर फॉर्म में। फिर बी का स्केयर, इसका मैग्नीट्यूड है 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर करना, यानी √2 का स्केयर, यानी √2 का स्केयर कर दो। बी की वैल्यू आई √2 मैग्नीट्यूड, तो बी का स्केयर यानी √2 का स्केयर, ये इसका आंसर आ गया -2/2 आई कैप माइनस जे कैप। पहला क्वेश्चन तो यही है। कंपोनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू ये नहीं होगी भाई, कुछ और होगी, लेकिन दिस इज द फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। वे में समझाया हुआ है सर ने, अब नहीं समझाना सर ने, अब तो सर ने जल्दी जल्दी बताना है। एक क्वेश्चन ये वाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एंगल बताओ ए एंड बी में, तो ये मुझे बनी याद है, ए एंड बी में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, इसको करना है, स्केयरिंग कर लो बोथ साइड, फिर सॉल्व कर लो, 4a डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्केयरिंग करोगे
तो इसको डॉट प्रोडक्ट में ऐसे डाल दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, पहले स्केलिंग करोगे इसकी। बड़ी यारी क्वेश्चन कराया बेटा हमने। अभी उस दिन अपन कर रहे थे ना क्वेश्चन वो वाला, 2 ट्रेन्स मंकी वाला, वो मैंने देखा नहीं था उसी दिन जिस दिन अपन कर रहे थे, उससे अगले दिन जेई मेन में आ गया था वो क्वेश्चन, सेम ही मंकी ट्रेन वाला। वो भी इजी था क्वेश्चन, इंटरनेट से देख लेना, पता लग जाएगा आपको। अब इसमें क्या करोगे, ए डॉट बी ऐसे कर लोगे सारे, तो ये आ जाएगा 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है सर, जब ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। एक तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ए कैप माइनस बी कैप को प्रूफ करो 2 sin थीटा बाय 2 है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इसमें गलती क्या है, पहले तो स्केलिंग करनी है, तो मॉड की स्केलिंग करोगे तो इसको ये डालोगे। इसमें एक छोटी सी गलती है, वो बताता हूँ कौन सी गलती करते हैं बच्चे। बच्चा को आदत होती है अभी ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों में एंगल cos 0, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों में एंगल 0 नहीं है, 90 नहीं है, थीटा है। ए और बी में कहीं दिया आपको एंगल, दिया तो है थीटा, 90 डाल के बैठ जाएंगे यहाँ पर। 90 कहाँ से आ गई, आई जे थोड़ा नहीं है, ए बी तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। ये बी डॉट ये भी ऐसे आएगा 1 1 cos थीटा आना, इधर 90 नहीं आना, और इधर 0 आना, क्योंकि खुद का खुद के साथ एंगल 0 होगा, प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर का 1 1 cos 0। तो ये आ गया हमारा, ये cos 0 बेटा, cos 0 1 है, cos 0 1 है, ये नहीं हो गया 2, और ये 1 1 2 cos थीटा, 2 cos थीटा 2 1 माइनस cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin के थीटा बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ए माइनस बी वेक्टर स्केयर हटाओगे तो ये 2 गायब, ये स्केयर गायब, यानी जो हमारा आंसर आ गया वो ये प्रूव हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, पूछा जाता है। चलो सर ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा मतलब एक जो बार बार वही क्वेश्चन, देखो हर बार वही क्वेश्चन, ए वेक्टर है बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस j प्लस 4k। वो कहता है एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो और वो ए एंड बी से परपेंडिकुलर हो, ए एंड बी से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका मेथड होता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, वो आएगा आपका कोई वेक्टर। ठीक है, वो कहते हैं भी एक वेक्टर क्वेश्चन है भी, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 7 हो। पहले इन दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर ए क्रॉस बी करके आपने आई जे के लिख के प्लस माइनस प्लस डाल के 2 4 3 1, ये ध्यान से रखना है, ए के कोफिशिएंट पहले रखने हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हो 1 माइनस 1 4। अब इसको सॉल्व कर लेना, ए क्रॉस बी आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 3 1 जा 3, 16 प्लस 3 9, क्योंकि ये हो जाएगा देखो 4 4 जा 16 माइनस माइनस 3 आई कैप माइनस जे 8 माइनस 3 प्लस के माइनस 2 माइनस 4 दिस। ये सॉल्व कर लेना, मैंने नहीं सॉल्व करना, जो भी ये आ गया चलो कर देता हूँ। 19i कैप माइनस 5j कैप माइनस 6k कैप, ये आ गया। ये आया आपके पास इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको सी वेक्टर मानिए, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन निकाल दी बस, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये वेक्टर है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो ये यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी आपको वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, यानी मैग्नीट्यूड 7 यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द आंसर। यार सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर, देखो इन दोनों के वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी इसकी सिर्फ डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर तो वो ये होगी मैग्नीट्यूड, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी, फिर वो कहता है उसका मैग्नीट्यूड 7 हो 10 हो 11 हो जो भी हो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा एक ये करके जाना जो आपको मैंने प्रूफ किया था भी, ए क्रॉस बी जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है, तो ये आपने देख के जानी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये करके जाना। अच्छा सर अभी एक बात बताओ, और कोई क्वेश्चन जो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, डॉट प्रोडक्ट में ये हो जाता है दो वेक्टर
परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना, मैंने नहीं करना वो। अभी ये प्रोजेक्टाइल में है, प्रोजेक्टाइल में बच्चों से ज्यादातर दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बताओ ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, दोनों की वेलोसिटी u है, किसकी रेंज ज्यादा है? अब तो बता दो भाई, अब तो कल टेस्ट है। ये सर दोनों को सेम आएगी सर, क्योंकि 30 + 60 90 है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, रेंज सेम आती है 30 और 60 पे, लेकिन शर्त पता क्या है, यू सेम हो। अगर उन्होंने यू अलग दे दी, रेंज सेम ही आएगी। ठीक है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो ये पूछेंगे आपके पास एक दे दी कैनन तोप दे दी आपको, बताओ ये तोप सबसे ज्यादा दूर कितने एरिया में मार्क कर सकती है, कितना एरिया कवर कर सकती है। ये देखो ये तोप एरिया इतना करो, इधर भी रेंज, सारी जगह रेंज, तो ये मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, आर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो रेंज मैक्सिमम होती है थीटा 45 डिग्री हो, तो साइन 90 हो गया, मैक्सिमम रेंज कितनी है यानी यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, यानी ये रेडियस आ गया यू स्क्वायर बाय जी, तो ये एरिया कितना हो गया सर, पाई आर स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे यू 4 बाय जी स्क्वायर। दिस इज, ये शायद कल क्वेश्चन आ जाए आपको भी, एक कैनन कितने एरिया में बम घेर सकती है। पहले आप उसकी मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, साइन 2 थीटा 1 हो गया, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, थीटा 45 डिग्री यानी साइन 90 हो गया, मैक्सिमम यू स्क्वायर बाय जी होगी, यानी ये रेडियस आ गया। जो रेडियस है, रेडियस को पाई आर स्क्वायर करोगे तो एरिया कवर्ड आ जाएगा, तो ये आंसर होएगा उसका पाई यू 4 बाय जी स्क्वायर। वी उन्होंने वी के फॉर्म में दिया होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ ये क्वेश्चन भी है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, दोनों का रेंज सेम है, एक की वेलोसिटी यू दूसरे की वेलोसिटी यू, तो इसका टाइम पीरियड t1 है तो इसका t2 है, तो टाइम का फॉर्म होता है 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, 2 कितना आएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी, 90 माइनस क्यों, क्योंकि दोनों की रेंज तब भी सेम होती है, अगर एक थीटा तो दूसरा कितना हो 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2r बाई जी, ये रेंज बन जाएगा, रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एक g बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा, तो t1 इंटू t2 2r बाई जी होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ लाइट फॉर द सेम रेंज इज इक्वल टू 2r बाई जी। ठीक है, वैसे अगर बिल्कुल जनरल कंसेप्ट पूछा जाए तो प्रोजेक्टाइल में यही पूछा जाता है, भाई बताओ मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी है, तो याद रखना है कितनी है, यू कॉस थीटा, जीरो नहीं है, 100 बार बता दूं फिर भी जीरो बोलते हो, इस केस में जीरो होती है हाइट पे, ये तो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इधर जीरो होती है, यहाँ ना गिर जाता ये। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट बताओ, वो बोलेंगे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स स्पीड इज मिनिमम, इस पॉइंट पे स्पीड मिनिमम है क्योंकि इस पे वर्टिकल वी वाई होता ही नहीं है, तो इसके ये है रेंज बाय 2 और ये है मैक्सिमम हाइट, यानी इसके कोऑर्डिनेट आए r/2 h max. This is the coordinate where the velocity of a projectile is minimum. बेटा प्रोजेक्टाइल ना बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब ऐसे भी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में एनसीईआरटी बैक साइज में एक ही क्वेश्चन है, उन्होंने वेलोसिटी दे दी है, उन्होंने रेडियस दे दिया है इस पॉइंट पर, तो आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालनी है, वो v स्क्वायर बाय आर है, उन्होंने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दी हुई है, क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो वो तो 80 गिवन है, और ac हमें v स्क्वायर बाय आर से पता लग जाएगी, वो बताएंगे नेट एक्सीलरेशन कितनी है, तो अंडर रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर हो गया, और आपने डायरेक्शन निकालनी है, थीटा डाल दो, टेंजेंट थीटा इक्वल टू कितना आ गया 80 बाय ac, दैट खत्म, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मतलब ऐसे करना है इसको, तो ये कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे चला दो इसको। सर्कुलर मोशन में यही क्वेश्चन है, हाँ सर्कुलर मोशन है, एक ध्यान से सुनो, वो कई बार ना पूरा सर्कल नहीं देते, वो कहेंगे ये लो इतना ही है, ठीक है इतना ही है, तो अब वो इस चीज में दो एक्सेलरेशन लगनी है, एक कितनी लगनी है v स्क्वायर बाय आर, एक निकलनी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपको दे दे ना v इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, वो होती है 80 होती है, इसकी डिफरेंशिएशन dv बाय dt वो होगी 4t। ठीक है, तो वो बोलता देंगे t इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ एक्सेलरेशन। अब देखो v जो आ गया 2 सेकंड में, वेलोसिटी कितनी आएगी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आ जाएगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4t 4 2 जा 8, यानी ये टेंजेंशियल आ गई 8, और v स्क्वायर बाय r 8 स्क्वायर बाय r, रेडियस गिवन होगा। ठीक है, ये 8 है और ये 8 स्क्वायर बाय, दोनों 90 डिग्री पे, यानी नेट एक्सेलरेशन होगी 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो,
क्योंकि सर रिवीजन करा रहे हैं भाई। ये वेलोसिटी v इक्वल टू 2t स्क्वायर है, एक्सेलरेशन निकालना, इसको डिफरेंशिएट किया, ये 40 आ गया ना, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बाय r ही होगी, तो v स्क्वायर बाय r, v t की वैल्यू डाल के v स्क्वायर बाय r कर दिया, रेडियस गिवन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करोगे 40 आ गई, तो t की वैल्यू 2 डालोगे तो ये 8 आ गई, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। चलो सर समझ में आ गया, ये भी ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में सर क्या पूछ सकते हैं भाई? लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर ना बड़ा लेंदी है, इसमें गैस करना बड़ा औखा है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ऐसे है भी, आपको जैसे ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो लिफ्ट में ना जैसे आम केस आप ऊपर जा रहे हो, तो ये ए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसका वेट बताओ, तो आप लिखते हो mg। स्पेशल केस बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये रिएक्शन है, तो सर ये एक्सेलरेशन ऊपर है, यानी एफ नेट कितना होगा सर? रिएक्शन माइनस mg। तो एफ नेट क्या होगा सर? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो r माइनस mg, तो r इक्वल टू एम जी प्लस ए आ गया। अगर इसी केस में वो कहें जा ऊपर ही रहे हैं, जा वो ऊपर ही रहे हैं, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन रिटार्डेशन है, जब लिफ्ट रुकती है तो ऐसे होती है, जा वो ऊपर ही रही होती है लेकिन उसको ब्रेकें लगती हैं, रुकती है, तो रिटार्डेशन है, यानी जा ऊपर रही है लेकिन रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप इसको क्या डालेंगे? नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि रिटार्डेशन नीचे है तो ये mg ज्यादा हो जाएगा, यानी आप लिखोगे mg माइनस आर, mg माइनस आर, तो ये उल्टा केस हो गया देखो, तो इसमें आर आ गया mg माइनस से, ठीक है। ये वैसे आम केस होता है जब लेफ्ट एक्सेलरेशन नीचे से आती है, ये वाली, ये दोनों केस सेम है, चाहे ये नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, जाना ऊपर जाए नीचे का कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से आंसर आएगा, अगर डाउनवर्ड है तो जी माइनस से आएगा, अपवर्ड है तो जी प्लस से आएगा। तो मेरा ना दिमाग में क्वेश्चन आया वैसे ही, जब भी कोई लिफ्ट का क्वेश्चन आए, कोई यहाँ से आपसे कोई चीज गिरे, ऊपर गिरे, यूं गिरे, ये चाहे प्रोजेक्टाइल में आए, जब भी आपने कोई फॉर्मूला लगाना है, आपने जी की जगह जी प्लस ए लगा देना, जब वो ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से। अगर नीचे जा रही है वो, तो नीचे जा रही है तो जी की जगह जी माइनस ए। सर ये इसका क्या मतलब है? देखो, उसने बोला एक पत्थर उसने ऊपर गिरा u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से, बताओ ये वापस कब यहाँ पे लिफ्ट पे टक्कर कितने समय में मारेगा? एक बात बताओ, वैसे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले सबसे बढ़िया है, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का 2u साइन थीटा बाई जी। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट गिरते हो तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है, सीधा गिरा मतलब लिफ्ट में आपने गिरा ही सीधा, यानी थीटा कितना हो गया 90, साइन 90 कितना हो गया 1। अगर ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, जी की जगह क्या डालोगे सर? जी प्लस से, तो ये टाइम आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो, मेरा ना टाइम खत्म होने वाला है। जैसे ये लिफ्ट के केस में कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो लिफ्ट के केस में अगर ऊपर एक्सेलरेशन ए से जा रही है, आपने सिर्फ जी की जगह जी प्लस ए से रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ रही है तो जी जी लेना है। कई बार कह देंगे लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, बताओ अगर कोई ऊपर बोल्ट है उसको कितना समय लगेगा गिरने के लिए, तो उसको गिरने का फ्री फॉल का टाइम कितना होता है? √2h/g, इतना ही टाइम लगेगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, अगर एक्सेलरेशन से जा रही है, तो सारे फॉर्मूले चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? देखो वैसे तो सबसे बेटर फॉर्मूला होते हैं टाइम उसके प्रोजेक्टाइल के। अगर मैं ऐसे चीज गिरूँ तो भी तो वो आके लिफ्ट में गिरेगी ना ऐसे, इसका टाइम कितना होगा सर? 2u साइन थीटा अपॉन जी की जगह सर जी प्लस ए आ जाएगा। अगर थीटा 90 है यानी सीधा ऊपर जा रहा, तो सीधा ऊपर जा रहा तो फिर कितना हो जाएगा? तो सर सीधा ऊपर जा रहा तो भी क्या हो जाएगा? तो साइन 90 का तो 2u जी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये तो टाइम आ गया, कुछ भी ऐसा पूछ लें, मतलब यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले लगाने वो कुछ नहीं है। तो रेन का फॉर्मूला क्या है? यू अपॉन कितना है? जी। तो अगर ऊपर जा रही है एक्सीडेंट तो जी प्लस ए डाल दो, ठीक है। वैसे नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन, शायद ये पूछ लें, एक बोल्ट ऊपर लगा, लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, बताओ उसको कितना समय लगेगा नीचे गिरने, कितना लगेगा? √2h/g, ठीक है। आम, और यूनिफॉर्म स्पीड में होता कुछ नहीं होता, वो आम आंसर होते हैं। अच्छा, अब लॉज ऑफ मोशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फोर्स की डेरिवेशन करके जानी है अच्छी तरीके से। तो बाकी डेरिवेशन मैंने वैसे बता ही दी है सारी आपको। मोशन इन प्लेन का जो मॉड्यूल मिला हुआ है आपको, मॉड्यूल में ना 1 मार्क्स क्वेश्चन है, वो करके भेजो मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट +2 का चैप्टर मोशन इन प्लेन ही है, उसको अच्छी तरीके से करना। वर्क पावर एनर्जी में पावर के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो पावर टाइम डिपेंडेंट, वही जो मैंने भेजा था, एक जैसे एक खुली एक इधर रख रहा है,
इसको 10 सेकंड लगाता है, दूसरा गोली इसको mgh किया सेम किया वर्क, लेकिन जिसका समय उसकी पावर ज्यादा है। पावर बेसिकली टाइम डिपेंडेंट। इसके ना पावर का जो लेक्चर है वो देख के जाना, वो कांस्टेंट पावर में ऐसे क्वेश्चन था यार, वो कहते हैं S इज प्रोपोर्शनल टू T ml टू T-3। अगर पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, L इज प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर 3/2, तो ये L डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज T रेज़ टू पावर 3/2। ऐसे एक और क्वेश्चन है पावर का, तो वो देख के जाना है आपने, ठीक है। ये आता होता है क्वेश्चन, मैंने डायमेंशनली कर दिए ये प्रूफ, ठीक है। अभी स्प्रिंग अच्छी तरह करना है। स्प्रिंग को जब स्ट्रेच किया तो हमेशा, जैसे एक स्प्रिंग है, इसको 4 मीटर स्ट्रेच किया हुआ है, फिर इसको 6 मीटर स्ट्रेच कर लिया, तो वर्क डन हाफ के एक्स फाइनल का स्केयर माइनस एक्स इनिशियल का स्केयर। ऐसे करना है इसको। इसको ना एक्स को 2 नहीं लेना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। कहीं कहते हैं अभी पहले 4 था फिर 6 हो गया, यानी एक्स कितना आ गया 2। कहीं बच्चे कर देंगे हाफ के 2 का स्केयर, गलत है बेटा। आपने फाइनल माइनस नीचे करना है, हाफ के एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर। इसका आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। सर समझ में आ गया। स्प्रिंग वैसे इजी है, स्प्रिंग में कुछ नहीं है, स्प्रिंग के क्वेश्चन कराए हुए हैं, एनर्जी कंजर्वेटेबल ही है। और अच्छा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देखो, आपने यूं उठाया, चाहे इसको यूं 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 घुमा के लेके, दोनों केस में वर्क डन mgh है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक चीज को रगड़ के यहाँ लेके गए तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगी, तो फ्रिक्शन इधर लेके जाओगे तो भी लगेगी, इधर लेके जाओगे तो भी लगेगी, लेकिन फ्रिक्शन के कारण वर्क डन डबल हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। जितना लंबा पाथ उतनी ज्यादा फ्रिक्शन में वर्क लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी में यार क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो मैंने कराया भी नहीं है, यूं करके यूं दिया है, उसके 2 एंड दे दिए हैं, ये x1 मीटर दे दिया है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो उन्होंने ऐसे x की वैल्यू, k की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, बस एनर्जी 2 एंड में इतनी आ जाएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा सुन लो। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है स्प्रिंग की, जब वो चीज पूरी कंप्रेस हो जाएगी, मैक्सिमम एक्स इतना कंप्रेस हो, यानी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, ठीक है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो चीज रुक जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। और कोई क्वेश्चन? लॉ किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। वेट बढ़ा दो, कम कर दो, जितना मर्जी कर दो, वेट पे म्यू डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। अच्छा पहले तो ये सुन लो, हाँ मीटर। चलो एक मिनट, ये देखो, म्यू का लिमिटिंग is greater than mu static is greater than mu rolling, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है, रोलिंग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 100 टाइम्स लेसर होता है स्लाइडिंग से। वैसे ये लिमिटिंग ही स्टैटिक का ही पार्ट होता है, लेकिन स्टैटिक में सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो अगर मैं डालना तो मैं म्यू के यूं डाल सकता हूँ, ठीक है, यूं डाल सकता हूँ। वैसे म्यू एस एंड लिमिटिंग का ही पार्ट